26 नवंबर 2008 की शाम सभी न्यूज चैनलों पर मालेगांव बम धमाके का मामला चल रहा था, जिसकी जांच कर रहे आईपीएस हेमंत करकरे ने साध्वी प्रज्ञा, आर्मी के कर्नल पुरोहित और शंकराचार्य दयानंद पांडे को मालेगांव बम धमाके की साजिश रचने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया था। करकरे को अपने भारत के इन कार्यकर्ताओं के पास से 3 लैपटॉप मिले। 3 लैपटॉप और उसमें छिपे हैं कई राज। इन लैपटॉप में हिंदू राष्ट्र बनाने और देश में जगह जगह बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग रचने वाली मीटिंग्स की फुटेज थी। इन्हीं मीटिंग्स और लैपटॉप पर उस शाम टीवी चैनलों पर चर्चा हो रही थी कि आखिर हेमंत करकरे अब आगे किसे अरेस्ट करने वाले हैं। लेकिन टीवी चैनलों के इन प्रोग्राम्स के बीच ही एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि मुंबई शहर पर आतंकी हमला हुआ है। और अभी भी एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के कोलाबा, जो कि काफी पॉश इलाका वहां का माना जाता है, वहां पर 2 गुटों के बीच में फायरिंग हुई है। कुछ देर के बाद खबर आती है कि महाराष्ट्र एंटी टेरर स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे अब मिशन पर निकल चुके हैं। 26/11 मुंबई हमले की लाइव दिखाई जा रही इन तस्वीरों के बीच ही एक और खबर आती है कि हेमंत करकरे शहीद हो गए। जिन हेमंत करकरे की मालेगांव बम ब्लास्ट जांच की स्पेशल रिपोर्ट इन टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही थी, कुछ ही देर के बाद वहां यह दिखाया जाने लगा कि मुंबई हमले में आतंकियों ने हेमंत करकरे की हत्या कर दी है। Very big shock. It's a big tragedy for the IPS officials here. सामान्य नागरिकों के लिए बेहद दुखद लेकिन एक सामान्य खबर थी, लेकिन स्टेट, खुफिया एजेंसीज और डीप स्टेट की नजर रखने वालों को इस न्यूज में कहीं गड़बड़ लगी। यही इस कहानी में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जन्म होता है। कहा जाने लगा कि भले ही हेमंत करकरे की हत्या मुंबई अटैक के दौरान हुई है, लेकिन उनकी हत्या पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने नहीं की, बल्कि इस आतंकी हमले के मौके का फायदा उठाकर महाराष्ट्र के ही कुछ स्थानीय आतंकियों ने एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत की है। क्योंकि हेमंत करकरे मालेगांव बम धमाके की जांच में महत्वपूर्ण सबूतों तक पहुंच चुके थे। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि 26/11 मुंबई हमले के दौरान हेमंत करकरे के साथ क्या हुआ। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आखिर कितना दम है कि हेमंत करकरे को पाकिस्तान के आतंकियों ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के ही लोकल आतंकियों ने एक साजिश के तहत मारा। हेमंत करकरे की हत्या की जांच में आखिर कहां खामियां रह गई, आखिर कौन थे हेमंत करकरे की हत्या के असली गुनहगार, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। Taj Hotel became the face of the 26/11 attack. Those images of the iconic structure with smoke and flame. Be silent for a few moments as we reflect on these pictures. मुंबई पुलिस की नाकामी की वजह से ताज का ऑपरेशन खत्म होने में देरी लगी। The 2 terrorists come in from there. नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। इससे पहले कि आगे की कहानी कहूं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का जो बटन आपको दिख रहा है उसको भी हिट कर दीजिए। इसमें आपके सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये हमारे चैनल के लिए और इस वीडियो के रीच के लिए भी बेहद जरूरी है। अब आगे की कहानी। 26 नवंबर 2008 के दिन मुंबई शहर एक आतंकी हमले की चपेट में आ गया। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई शहर में कई जगहों पर गोलीबारी और बम धमाके किए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, यहूदियों का पवित्र स्थान नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और रंग भवन लेन सड़क, जो कामा अस्पताल के एकदम बगल में है। 26 नवंबर की शाम 9:30 बजे से शुरू हुआ यह हमला 29 नवंबर तक चला। इस हमले में कुल 175 लोगों ने अपनी जान गंवाई और करीब 300 लोग घायल हुए। सरकारी वर्जन के अनुसार मुंबई पर आतंकी हमले की खबर सुनते ही एटीएस चीफ हेमंत करकरे अपने दस्ते के साथ मौके पर पहुंचने के लिए निकल गए। इस बीच हेमंत करकरे को खबर मिली कि कामा अस्पताल में फायरिंग हो रही है। इस खबर को सुनने के बाद ही हेमंत करकरे कामा अस्पताल की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां एसीपी सदानंद दाते आतंकियों से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो गए। कामा अस्पताल के पिछले गेट के पास पहुंचने पर हेमंत करकरे को अन्य पुलिस अधिकारी मिलते हैं, जैसे एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे, इंस्पेक्टर विजय सालस्कर। यहां तीनों को एसीपी सदानंद दाते के वॉकी टॉकी को हैंडल करने वाले कांस्टेबल सचिन टिलेकर से जानकारी मिलती है कि सदानंद दाते कामा अस्पताल के 6वें फ्लोर पर घायल हुए पड़े हैं। यहां उनकी आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, यानी अभी भी आतंकी कामा अस्पताल के अंदर थे या आसपास ही थे। एसीपी सदानंद दाते को बचाने के लिए करकरे और कामटे और सालस्कर ने, यानी तीनों ने डिसाइड किया कि वे अस्पताल के फ्रंट साइड वाले गेट से अस्पताल में एंट्री करेंगे। इसलिए उन्होंने अस्पताल के राइट हैंड वाले जगह पर जो सड़क है, जिसे रंग भवन लेन सड़क कहा जाता है, उससे जाने का डिसाइड किया। चूंकि वे अपने वाहनों को पहले ही नज़दीकी सीएसटी रेलवे स्टेशन के आसपास छोड़ आए थे, इसलिए उन्होंने एक क्वालिस कार में एक साथ जाने का निर्णय लिया। ये क्वालिस कार एसीपी शांतिलाल अर्जुन
भामरे की थी। एसीपी शांतिलाल अर्जुन भामरे को बिना इन्फॉर्म किए ही तीनों अधिकारी यानी करकरे, कामटे और सालस्कर कुल 4 कांस्टेबलों के साथ पुलिस कार में बैठ जाते हैं। इस वक्त इंस्पेक्टर विजय सालस्कर गाड़ी चला रहे थे। सालस्कर के बगल की सीट पर अशोक कामटे बैठे हुए थे, वहीं पीछे की सीट पर बीच में हेमंत करकरे बैठे हुए थे और अगल बगल दोनों उनके कांस्टेबल बैठे हुए थे। वहीं पीछे की सीट पर 2 कांस्टेबल और बैठे हुए थे। अब हेमंत करकरे और उनकी टीम पुलिस कार से कामा अस्पताल के पिछले गेट से कामा अस्पताल के फ्रंट गेट पर जाने के लिए बगल वाले रास्ते से जाती है। फ्रंट गेट पर पहुंचने के लिए इन्होंने कामा अस्पताल के बगल की सड़क यानी रंग भवन लेन के लिए गाड़ी मोड़ दी। इधर रंग भवन मोड़ पर गाड़ी आगे की तरफ चल ही रही थी कि अचानक से 2 आतंकी सामने से आ जाते हैं और अपनी AK-47 गन से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इधर IPS अशोक कामटे के पास उस वक्त AK-47 थी। तुरंत ही अशोक कामटे ने भी आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। कामटे की एक गोली एक आतंकी के हाथ पर जाकर लगती है, जिससे वो घायल होकर तड़पने लगता है और ये घायल आतंकी ही आगे जाकर वो एकमात्र आतंकी होता है जिसे जिंदा पकड़ा गया था। इस आतंकी का नाम था अजमल कसाब। लेकिन अचानक हुई इस फायरिंग में ATS चीफ हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे और इंस्पेक्टर विजय सालस्कर के साथ साथ 3 कांस्टेबल शहीद हुए। इस हमले में सिर्फ कांस्टेबल अरुण यादव ही जीवित बच सके। ये पूरी कहानी राम प्रधान इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसने मुंबई हमले में हुए प्रशासनिक फेलियर के ऊपर जांच की थी। मुंबई हमले के दौरान हुए इस पूरी घटना को CST कामा हॉस्पिटल रंग भवन लेन प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हेमंत करकरे और उनकी टीम CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से निकली और कामा अस्पताल के पास पहुंची और रंग भवन लेन पर उनकी आतंकियों से मुठभेड़ हुई। ये कहानी प्रत्यक्षदर्शियों और गवाहों के बयानों पर आधारित है और यही कहानी सरकार की है। लेकिन क्या ये कहानी वैसे ही है जैसे सामने से दिखाई पड़ती है, या इसमें कहीं कोई शक की जगह भी है? कई लोगों ने हेमंत करकरे की इस तरह हुई मौत को लेकर कई सवाल खड़े किए। IPS अशोक कामटे की पत्नी और लॉयर रही विनीता कामटे ने भी अपने पति यानी कि अशोक कामटे की हत्या वाले इस इंसिडेंट को लेकर कई प्रश्न खड़े किए और इसे लेकर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है टू द लास्ट बुलेट। हेमंत करकरे की हत्या को लेकर सबसे अधिक गंभीर सवाल उठाए महाराष्ट्र पुलिस के ही IG रहे SM मुशर्रफ ने, वो भी अपनी किताब हू किल्ड हेमंत करकरे में। हेमंत करकरे की हत्या वाले लगभग सभी सवाल इन दोनों किताबों के आसपास ही घूमते हैं। इसलिए आज के इस एपिसोड में इन दोनों किताबों में उठाए गए सवालों और सबूतों पर बात करेंगे कि क्या वाकई में CST कामा रंग भवन प्रकरण के पीछे कोई और भी कहानी है। अपनी किताब हू किल्ड हेमंत करकरे में ऐसा मुशर्रफ सबसे पहले कहते हैं कि मुंबई हमले में ताज होटल और ओबरॉय और ट्राइडेंट होटल में जो अटैक हुआ वो एक सच्चाई है और आतंकवादियों के पाकिस्तान से संबंध है और इसे लेकर किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तान से नहीं थे। लेकिन यही बात मुंबई हमले के दौरान हुए CST कामा रंग भवन लेन प्रकरण के संबंध में सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस पर रहस्य का मोटा पर्दा पड़ा है। इसके लिए सबसे पहले SM मुशर्रफ द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 18 नवंबर 2008 के दिन अमेरिका ने रॉ को चेताया था कि लश्कर-ए-तैयबा का एक जहाज भारत की समुद्री सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने इस जहाज के अक्षांश और देशांतर से जुड़ी जानकारी भी दी थी, यानी जहाज की लोकेशन भी बताई थी। रॉ ने अगले ही दिन यानी 19 नवंबर 2008 को ही ये जानकारी IG को दे दी थी और कहा था कि वो इस जानकारी को संबंधित विभागों तक पहुंचा दे। अगले दिन IB के संयुक्त निदेशक प्रभाकर आलोक ने ये जानकारी नौसेना मुख्यालय और तट रक्षक के पास पहुंचा दी, लेकिन IB ने ये जानकारी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को नहीं दी। दूसरी तरफ नौसेना खुफिया विभाग ने भी IB से मिली ये जानकारी नौसेना की पश्चिमी कमांड को नहीं दी, जिसके अंदर ये मुंबई वाला क्षेत्र आता था। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड ने 21 नवंबर के दिन लश्कर-ए-तैयबा के इस संदिग्ध जहाज की खोज शुरू कर दी, लेकिन नहीं मिला। जब कोस्ट गार्ड ने IB से थोड़ी और अधिक जानकारी मांगनी चाहिए तो IB से उसे कोई मदद नहीं मिलती है। हिंदुस्तान अखबार की एक खबर को कोट करते हुए SM मुशर्रफ ने लिखा है कि रॉ ने एक गुप्त नोट के जरिए IB को लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 35 मोबाइल नंबरों की लिस्ट दी थी और उन पर कड़ी चौकसी नजर रखने की रिक्वेस्ट की थी। IB को ये जानकारी आतंकी हमले से 5 दिन पहले ही मिल जाती है, यानी 21 नवंबर 2008 के दिन। लेकिन यहाँ भी दिलचस्प बात ये रही कि IB ने इन 35 नंबरों की निगरानी नहीं की। इस चूक के अधिक मायने इसलिए भी हैं क्योंकि इन 35 नंबरों में से कम 3 मोबाइल नंबर मुंबई अटैक वाले आतंकियों ने इस्तेमाल किए। 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 ने किए।
हिंदुस्तान टाइम्स की 10 जनवरी 2009 की खबर के अनुसार इन 35 सिम में से 32 सिम कोलकाता से खरीदी गई थी। अब एसएम मुशर्रफ सवाल उठाते हैं कि जब संभावित हमले की सूचना एक हफ्ते पहले ही मिल गई थी तो आईबी ने ये सूचना महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस से शेयर क्यों नहीं की। दूसरा सवाल ये कि छोटी छोटी जानकारियों के आधार पर भी मोबाइल फोनों पर नजर रखने वाली आईबी ने लश्कर तैयबा के 35 नंबरों पर निगरानी क्यों नहीं रखी। या ऐसा था कि इन नंबरों पर चौकसी तो की गई थी लेकिन इससे प्राप्त जानकारी हमला रोकने के बजाय किसी संदिग्ध उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की गई। एसएम मुशर्रफ की किताब हु किल्ड हेमंत करकरे के अनुसार मुंबई हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस बात की जांच करने के लिए 2 मेंबर वाली एक कमेटी गठित की थी कि रॉ और आईबी को कौन कौन सी जानकारियां मिली थी और उन्होंने कौन कौन सी जानकारी राज्य सरकार को दी थी और कौन सी नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की 31 मई 2009 को प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एसएम मुशर्रफ लिखते हैं कि इस कमेटी के एक सदस्य वी बालचंद्रन ने एक ईमेल में लिखा था कि खुफिया सूचना के मामले में हमें केवल राज्य पुलिस के पास मौजूद रिपोर्टों पर ही निर्भर रहना पड़ा क्योंकि आईबी और रॉ ने उन्हें कोई भी खुफिया रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंचने दी जो उनके पास रही होगी या उन्होंने राज्य सरकार को दी होगी। यहाँ ऐसे मुशर्रफ कहते हैं कि रॉ ने तो अपना काम किया था लेकिन आईबी ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और कोई जानकारी इस कमेटी को नहीं दी। ऐसे मुशर्रफ अपनी किताब की बेहद शुरुआत में ही खुफिया एजेंसी आईबी की कुछ गतिविधियों और उसके अतीत के कारनामों पर शक जाहिर करते हैं। सीएसटी कामा हॉस्पिटल और रंग भवन लेन प्रकरण मामले में अन्य सवालों और सबूतों के बारे में आगे बात करेंगे लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसे मुशर्रफ आईबी को लेकर इतने आशंकित क्यों हैं, उन्हें आईबी पर विश्वास क्यों नहीं रहा। फिर मुख्य टॉपिक पर बाद में लौटेंगे, पहले इस बात को डिस्कस करते हैं। दरअसल आईबी को लेकर अपनी किताब की शुरुआत में ही ऐसे मुशर्रफ ने अपनी कुछ धारणाओं के बारे में लिखा है। ऐसे मुशर्रफ लिखते हैं कि इस देश में ऐसे 2 बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनका भारत के लोगों की चेतना पर कब्जा है। पहला मीडिया और दूसरा भारत की खुफिया एजेंसी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इन दोनों ही संस्थानों पर ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा है। ब्राह्मणवाद से मतलब ऐसे लोग जो भारत को पुरातन पद्धति से चलाना चाहते हैं जिसमें ब्राह्मण सबसे शीर्ष पर होते हैं और बाकी जातियां उनसे छोटी होती हैं। जातिवादी व्यवस्था के कारण शिक्षा और प्रवचनों का काम ब्राह्मणों और पुरोहितों के हाथ में था और दूसरी तरफ एक बड़ा समाज शिक्षा से वंचित था। इस कारण संसाधनों के साथ साथ शिक्षा पर भी उनका प्रभुत्व शुरू से ही बना रहा। जब भारत में मीडिया का उदय हो रहा था यानी अंग्रेजों के वक्त, तो भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे वर्ग होने के कारण मीडिया पर स्वाभाविक तौर पर ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व रहा। आज़ादी के बाद जब खुफिया एजेंसियां बनी तो जैसे रॉ और आईबी, इसमें भी ब्राह्मण वर्ग के लोग शीर्ष पर पहुंचते हैं लेकिन आईबी में इनका एक तरफा नियंत्रण रहा बजाय कि रॉ के। एक तरफ आईबी सरकार को नियंत्रित करती तो दूसरी तरफ मीडिया जनता पर नियंत्रित करती और ये हर सरकार के वक्त हुआ। ऐसे मुशर्रफ के अनुसार साल 2002 के बाद अधिकतर बम धमाके ब्राह्मणवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने किए लेकिन जहां जहां ब्राह्मणवादी कार्यकर्ताओं की तरफ जांच पहुंचती आईबी उसे बीच में ही रोक देती या उस पूरे मैटर को ही भ्रमित कर देती और उसे मुसलमानों के ऊपर डाल देती। ऐसे कई मामले जैसे समझौता एक्सप्रेस, साल 2006 का मालेगांव मामला, अजमेर शरीफ का बम धमाका मामला, पुणे और वासी में हुए बम धमाके, इन सब में ब्राह्मणवादी संगठनों जैसे आरएसएस, बजरंग दल और अभिनव भारत और सनातन संस्था का नाम आया लेकिन इन्हें शुरू में ही मुस्लिमों पर डालने की कोशिश की गई ताकि ब्राह्मणवादी संगठनों को बचाया जा सके। एक तरफ आईबी कह देती कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इस्लामी आतंकवाद का हाथ है और लोकल मुस्लिमों को अरेस्ट कर लेती, तो दूसरी तरफ मीडिया इस खबर को हर जगह फैला देती। इसी तरह आईबी हिंदू त्योहारों के वक्त कह देती कि आतंकी हमला होने वाला है, कभी कहती कि हिंदू मंदिरों पर हमला होने वाला है, कभी कहती कि हिंदू नेताओं पर हमला होने वाला है। आईबी की इन अपुष्ट खबरों को मीडिया में बड़े स्तर पर परोसा जाता। इस कारण आम हिंदू और मुसलमानों में आपस में नफरत बढ़ती जाती है और जिसका लाभ मिला ब्राह्मण वर्चस्व वाले संगठनों जैसे आरएसएस और भाजपा को। लेकिन मालेगांव बम धमाके की जांच के दौरान महाराष्ट्र एटीएस के चीफ हेमंत करकरे ने मालेगांव बम धमाके के आरोपी कर्नल पुरोहित और दयानंद पांडे के पास से 3 लैपटॉप बरामद किए। हेमंत करकरे किसी के दबाव में आकर काम करने वाले अफसरों में से नहीं थे। इन लैपटॉप में अभिनव भारत के कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स की डिटेल्स थी। मालेगांव मामले की जांच के ऊपर मैंने इससे पहले ही एक एपिसोड में बात की है जिसे आप बाद में जाकर देख सकते हैं। कुल मिलाकर हेमंत करकरे को करीब 40 से अधिक ऐसी सीक्रेट मीटिंग्स के बारे में वीडियो और ऑडियो सबूत इन तीनों लैपटॉप में मिलते हैं। इसी आधार पर एक एक करके हेमंत करकरे ने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे, रिटायर्ड मेजर राजेश उपाध्याय को भी अरेस्ट कर लिया।
ऐसे मुशर्रफ के अनुसार इन करीब 40 से अधिक मीटिंग्स में से हेमंत करकरे करीब 3 मीटिंग्स का ही ट्रांसक्रिप्ट करवा सके थे और एक एक करके इन मीटिंग्स में शामिल हुए लोगों से पूछताछ कर रहे थे और उन्हें अरेस्ट कर रहे थे। इस कारण मालेगांव की जांच ने बड़े बड़े ब्राह्मणवादी नेताओं को परेशान कर दिया, क्योंकि इन लैपटॉप में सिर्फ मालेगांव की कहानी नहीं छुपी हुई थी, बल्कि अन्य बम धमाकों के तार और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बम धमाकों को एक टूल की तरह उपयोग करने की पूरी साजिश छुपी हुई थी, जिसमें बड़े बड़े लोग फंसते, आईबी के भी लोग यानी वे अफसर फंसते जो अब तक इन बम धमाकों के मामलों में इन संगठनों को बचा रहे थे। यही कारण है कि हेमंत करकरे कट्टर ब्राह्मणवादी संगठनों के और उनके नेताओं के निशाने पर आ गए। ऐसे मुशर्रफ की यह किताब हु किल्ड हेमंत करकरे मोटा माटी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देती है कि आईबी को पहले से ही रॉ और अमेरिका के माध्यम से सूचना मिल चुकी थी कि मुंबई पर हमला हो सकता है और एक नाव पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रही है। इसलिए आईबी ने इस संभावित आतंकी हमले के मौके पर एक दूसरी प्लानिंग के तहत हेमंत करकरे को ही निपटाने का प्लान बनाया। हालांकि मैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की पुष्टि नहीं करता, न इसकी पैरोकारी करता, लेकिन किसी भी बात को पूरी तरह सच मान लेने से पहले या पूरी तरह नकारने से पहले उसकी पड़ताल जरूर करनी चाहिए। इसलिए इस चीज में घुसना जरूरी है कि आखिर मुंबई पुलिस में पूर्व आईजी रहे ऐसे मुशर्रफ ऐसे कौन से तर्क देते हैं जिनके जवाब जरूर मिलने चाहिए। ऐसे मुशर्रफ अपनी किताब हु किल्ड हेमंत करकरे में लिखते हैं कि 26 नवंबर 2008 की रात छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर 2 आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करके 56 लोगों को मार डाला था। इन दोनों आतंकवादियों की आगे जाकर पहचान अजमल कसाब और अबू इस्माइल के रूप में हुई। सीएसटी रेलवे स्टेशन पर कुल 38 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसमें से मेन लाइन पर जहां पर की लंबी दूरी वाली ट्रेन खड़ी होती हैं वहां पर कुल 16 कैमरे लगे हुए थे और बाकी 22 कैमरे उपनगरीय लाइन पर लगे हुए थे। शुरू में ये बताया गया कि मेन लाइन पर हुई गोलीबारी की ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरों के अंदर कैद हो चुकी है। आतंकवादियों की तस्वीरें और घटना की स्पष्ट फुटेज रेलवे के पास उपलब्ध है, लेकिन घटना के 15 दिनों के बाद इस तरह की रिपोर्ट आने लगी कि सीएसटी के मेन लाइन वाली हिस्से पर जहां पर गोलीबारी हुई थी वहां पर लगे 16 के 16 कैमरे घटना वाले दिन काम ही नहीं कर रहे थे। इस तरह ये आतंकी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद ही नहीं हो सकी। शुरुआती रिपोर्टों और बाद में आई रिपोर्टों में कहीं ना कहीं एक शक की जगह छूटती है। ऐसा लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूसरा सवाल आतंकवादियों के द्वारा इस्तेमाल की गई सिमों को लेकर है। महाराष्ट्र टाइम्स की 15 दिसंबर 2008 की खबर के अनुसार सीएसटी पर रेलवे पुलिस और 2 आतंकवादियों के बीच में भिड़ंत के दौरान उनमें से एक का मोबाइल नीचे गिर गया था। जब पुलिस ने उस फोन को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो पता चला कि ये सिम कार्ड महाराष्ट्र के सतारा जिले में रहने वाले एक व्यक्ति का था, जिसका नाम था अशोक गोरे। पूछताछ में इस आदमी ने बताया कि उसका ये फोन खो गया था। सीएसटी स्टेशन पर ही BSNL कंपनी का एक और सिम कार्ड मिला था। ये सिम कार्ड भी सतारा में रहने वाली एक महिला का था। महिला के अनुसार इस सिम का इस्तेमाल उनका बेटा कर रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की 10 दिसंबर 2008 की एक खबर के अनुसार जांच में पता चला है कि अजमल कसाब और इस्माइल खान को सीएसटी गोलीबारी के वक्त लश्कर तैयबा के नेताओं को फोन करने का समय नहीं मिला था। अब ऐसे मुशर्रफ सवाल उठाते हैं कि अजमल कसाब और इस्माइल खान ने तो फोन से पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों से संपर्क नहीं किया था जैसे कि बाकी आतंकियों ने किया था, जबकि सीएसटी पर पुलिस से भिड़ंत करने वाले आतंकियों ने उन मोबाइल फोनों के जरिए संपर्क किया था जो सतारा के थे। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि सीएसटी पर आतंकी हमला करने वाले 2 आतंकवादी कोई और थे, वे अजमल कसाब और इस्माइल नहीं थे। सीएसटी पर अटैक करने वाले आतंकी संभवतः महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले थे। अपनी इस किताब के पक्ष में ऐसे मुशर्रफ महाराष्ट्र टाइम्स की एक खबर को भी कोट करते हैं। इस खबर के अनुसार कामा अस्पताल में दाखिल होने वाले आतंकवादियों ने वहां काम कर रहे 2 वॉचमैनों को भी मार डाला और पास में बिना वर्दी में खड़े तीसरे कर्मचारी की तरफ मुड़े और फर्राटेदार मराठी में उससे पूछा कि क्या तुम यहाँ पर काम करते हो। घबराया हुआ कर्मचारी आतंकवादियों के पैरों में पड़ गया और बोला, मैं यहाँ काम नहीं करता, दिल का दौरा पड़ने के कारण मेरी बीवी यहाँ पर भर्ती है। महाराष्ट्र टाइम्स की तरह ही इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने भी 29 नवंबर 2008 के दिन छापा कि कामा अस्पताल के आतंकवादियों ने एक कर्मचारी से मराठी में पूछा कि क्या तुम यहाँ पर काम करते हो। कामा अस्पताल वाले आतंकवादियों को लेकर 5 दिसंबर 2008 के दिन हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने भी एक खबर छापी। इस खबर के अनुसार कामा अस्पताल के चंद्रकांत टिखे नाम के जनरेटर ऑपरेटर ने जब गोलियों की आवाज़ सुनी तो वो अस्पताल की छत की तरफ भागी, लेकिन छत पर पहुंचने से पहले ही सीढ़ियों पर दोनों आतंकी चंद्रकांत टिखे के एकदम सामने आ गए। टिखे के अनुसार आतंकवादियों ने अपनी बंदूक तानते हुए मुझसे पूछा कि मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं अस्पताल का कर्मचारी हूँ और रात की ड्यूटी पर हूँ। मेरा काम ये सुनिश्चित करना है कि सभी दरवाजों पर ताला लगा हो। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की इस खबर के अनुसार दोनों आतंकवादियों ने जानना चाहा
कि टिखे हिंदू हैं या मुस्लिम। इस पर टिखे ने जवाब दिया कि साहब मैं तो हिंदू हूँ। ये सुनने के बाद आतंकवादियों ने टिखे से कहा कि वो उन्हें बिल्डिंग के बाहर जाने का रास्ता दिखा दे। इसके बाद टिखे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और दोनों आतंकवादी पीछे पीछे चलने लगे। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की इस खबर को आधार बनाते हुए एसएम मुशर्रफ निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका मतलब यह है कि सीएसटी स्टेशन और कामा अस्पताल वाले कथित आतंकवादी हिंदू विरोधी नहीं थे और मराठी भाषी लोग थे। अपने इस तर्क के पीछे एसएम मुशर्रफ कुछ और भी तर्क रखते हैं। 28 नवंबर 2008 की टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एक खबर को हवाला देते हुए मुशर्रफ लिखते हैं कि पाकिस्तान के फरीदाबाद के अनपढ़ दिहाड़ी अजमल कसाब ने पुलिस को जांच में बताया कि उन्हें स्पष्ट संकेत दिया गया था कि मुसलमानों को चोट नहीं पहुंचानी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगले दिन कसाब के बारे में लिखा कि उन्हें आंख मूंदकर लोगों को मारने का, खासकर गोरे विदेशी सैलानियों को मारने का आदेश था और मुस्लिमों को बचाने का आदेश दिया गया था। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने अपने इसी अंक में एक खबर दी है कि सीएसटी स्टेशन पर अब्बास अंसारी, उसकी बीवी और उसके परिवार के 4 अन्य सदस्यों को गोली मार दी गई, जबकि वे ईद के लिए घर जा रहे थे, जबकि वे वेशभूषा से आराम से पहचाने जा सकते थे कि वे मुस्लिम हैं। 8 दिसंबर 2008 के दिन मराठी अखबार लोकसत्ता में छपी एक खबर के अनुसार सीएसटी स्टेशन पर मारे जाने वाले लोगों में से 40% लोग मुस्लिम थे। 3 दिसंबर को छपी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की खबर के अनुसार सीएसटी स्टेशन पर आतंक मचाने वाले 2 बंदूकधारियों ने अपनी अंधाधुंध गोलीबारी में 22 मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया। सीएसटी पर मरने वाले कुल लोगों की संख्या करीब 52 थी, जिनमें से कि 6 लोग या तो पुलिस वाले थे या अन्य कर्मचारी थे। इन 6 लोगों को घटाने पर सीएसटी पर मरने वाले नागरिकों की कुल संख्या 40 ठहरती है, जिनमें से कि 22 मुस्लिम थे, यानी 48% मुस्लिम थे, जिनमें से अधिकतर पुरुषों को दाढ़ी या टोपी से पहचाना जा सकता था और अधिकतर औरतें बुर्के से पहचानी जा सकती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में दिए गए इन तथ्यों से मुशर्रफ एक सवाल उठाते हैं कि अगर सीएसटी स्टेशन वाले दोनों आतंकियों में से एक कसाब था या वे पाकिस्तानी आतंकी थे, तो वे इतने बड़े स्तर पर मुस्लिमों की हत्या क्यों करते, जबकि उन्हें स्पष्ट संकेत था कि मुस्लिमों को बचाते हुए बाकी लोगों को मारना है। अब सवाल यह है कि आखिर करकरे को किसने मारा। सरकारी चार्जशीट के अनुसार करकरे को कसाब और उसके साथी इस्माइल ने मारा। वहीं मुशर्रफ दावा करते हैं कि मुंबई हमला पाकिस्तानियों ने किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सीएसटी स्टेशन, कामा अस्पताल और रंग भवन लेन वाला हमला स्थानीय आतंकवादियों के द्वारा किया, जो करकरे को मारना चाहते थे और उन्हें आईबी ने मदद की। मुशर्रफ अपनी किताब में दावा करते हैं कि हेमंत करकरे को जानबूझकर कामा अस्पताल के पास की सड़क यानी कि रंग भवन लेन पर फंसाया गया। उन्हें कंट्रोल रूम और फोन के माध्यम से गलत सूचनाएं दी गई। पूर्व आईजी एसएम मुशर्रफ हेमंत करकरे के वायरलेस ऑपरेटर नितिन मथाने द्वारा कोर्ट में दिए गए एक बयान का भी जिक्र करते हैं। नितिन मथाने के अनुसार हेमंत करकरे सीएसटी के पास मौजूद हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने बसंत कोरेगांवकर, संजय मोहिते और केपी रघुवंशी से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि आतंकवादियों ने सीएसटी पर गोलीबारी की है और अब वे पैदल ओवरब्रिज से बाहर गए हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुशर्रफ बताते हैं कि आतंकवादी ओवरब्रिज से गए ही नहीं थे, फिर करकरे को गलत सूचनाएं क्यों दी गईं? मुशर्रफ दावा करते हैं कि बार बार गलत सूचनाएं देकर हेमंत करकरे और दूसरे अफसरों को सुनियोजित ढंग से आतंकवादियों के चंगुल में फंसाया गया। मुशर्रफ कहते हैं कि सीएसटी, कामा अस्पताल और रंग भवन लेन पर आतंक मचाने वाले आतंकी लोकल थे, लेकिन करकरे की हत्या के बाद उन्हें प्लानिंग के तहत एस्कॉर्ट करके बचा लिया गया और उनकी जगह 2 स्टॉक आतंकवादियों को मुठभेड़ के लिए बाहर निकाल लिया गया। यानी मराठी भाषी आतंकवादियों के बारे में ना पता चले, इसलिए आईबी ने अपने पास पहले से ही मौजूद यानी अरेस्टेड आतंकवादियों में से ही 2 आतंकवादियों को इस केस के बीच में बाहर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में भी इस बात पर खूब चर्चा चली कि अजमल कसाब 2 साल पहले से ही भारतीय एजेंसियों की अरेस्ट में था और उसे साल 2006 में रॉ के द्वारा नेपाल से अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया की बात प्रोपेगेंडा मालूम पड़ती थी और इस क्लेम को नेपाल सरकार ने भी पूरी तरह खारिज कर दिया। ऐसे मुशर्रफ आशंका जताते हैं कि कसाब और अबू इस्माइल की सीएसटी स्टेशन पर टहलते हुए जो तस्वीरें अखबारों और वेबसाइटों पर छापी गईं, उनके दावों में ही कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे सबसे पहले 27 नवंबर 2007 के दिन मुंबई मिरर अखबार ने कसाब की तस्वीर को छापा और कहा कि यह तस्वीर उनके फोटो जर्नलिस्ट सेबास्टियन डिसूजा ने ली है। लेकिन अगले ही दिन मराठी अखबार दैनिक पुडेरी ने भी छापी तो इस तस्वीर के लिए सीसीटीवी को हवाला दिया। 28 नवंबर 2008 के दिन डीएनए अखबार ने भी इन तस्वीरों को लेकर खबर लिखी और कहा कि सीएसटी स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों ने 2 आतंकवादियों की तस्वीरें उतारी, जिनकी पहचान बाद में कसाब और इस्माइल खान के रूप में हुई। अब मुशर्रफ सवाल उठाते हैं कि अगर सीएसटी स्टेशन की घटना सीसीटीवी में कैद हुई तो कसाब और इस्माइल खान की फुटेज कहाँ है? आखिर बाद में ये क्यों कह दिया गया कि सीएसटी के मेल लाइन में मौजूद 16 के 16
सीसीटीवी खराब थी। इस पर मुशर्रफ आशंका जताते हैं कि सीसीटीवी खराब है, ऐसा शायद इसलिए कहा गया क्योंकि सीएसटी स्टेशन वाले आतंकी अलग थे। उनकी जगह दूसरे आतंकवादियों को फिट करने के लिए स्टॉक में से 2 आतंकी निकालकर बाद में उनकी तस्वीरें खिंचवाई गईं और फोटोग्राफर्स को कन्विंस किया गया कि यही आतंकी हैं और इन आतंकवादियों पर केस मजबूत करने के लिए इनकी गोलीबारी करते हुए तस्वीरें दिखाना जरूरी है। जहां अगला तर्क ऐसे मुशर्रफ ये देते हैं कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच शाखा ने अपनी चार्जशीट में यह दावा किया था कि रबर की डोंगी से यानी कि नाव से 10 आतंकवादी मुंबई समुद्र तट पर पहुंचे थे, जिनमें से 2 होटल ओबरॉय की तरफ पहुंचे और 8 बदवार पार्क के सामने मच्छी मार कॉलोनी से पहुंचे। लेकिन मुशर्रफ क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में दिए गए इस दावे को सही नहीं मानते। इसके लिए मुशर्रफ 14 फरवरी 2009 को पब्लिश हुई पुणे मिरर अखबार की खबर का हवाला देते हैं। पुणे मिरर की इस खबर के अनुसार 26 नवंबर की शाम यानी जिस शाम मुंबई पर हमला हुआ उस शाम 47 साल की महिला अनीता राजेंद्र उड्डैया ने आतंकियों को मुंबई के समुद्र तट पर उतरते हुए देखा था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अनीता को मुंबई के जेजे अस्पताल ले गई, जहां आतंकियों के शव रखे हुए थे। अनीता ने उनमें से 6 शवों को पहचानते हुए कहा कि ये ही वे 6 लोग थे जो 26 नवंबर की शाम को बदवार पार्क पर देखे थे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अनीता ने सिर्फ 6 आतंकवादियों के उतरने की बात कही और पहचानने की बात कही, जबकि मुंबई क्राइम ब्रांच दावा करती है कि उस दिन 10 आतंकवादी आए थे, जिनमें से 8 भंडारकर बदवार पार्क के सामने मच्छी मार कॉलोनी की तरफ चले गए थे। मुंबई पुलिस द्वारा बदवार पार्क के पास पहुंचे आतंकवादियों की संख्या 8 बताना और गवाह अनीता द्वारा सिर्फ 6 बताना कुछ शक बढ़ाता है, आशंकाओं को और अधिक बढ़ाता है। महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व आईजी रहे मुशर्रफ सिर्फ इतने ही आरोप नहीं लगाते, बल्कि करकरे के बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े करते हैं, जैसे करकरे में मारी गई गोलियां कसाब और अबू इस्माइल की बंदूक से मैच हुई। करकरे से जुड़ी बैलिस्टिक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि कसाब या अबू इस्माइल की बंदूक से निकले गोलियां और करकरे के शरीर में पाई गई गोलियां ही एक ही हैं। वैसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर कसाब या अबू इस्माइल ने ही करकरे को मारा था तो करकरे के शरीर में पाई गोलियां उनसे मैच क्यों नहीं करती। अजमल कसाब को मुंबई हमले का दोषी करार देते हुए स्पेशल एंटी टेरर कोर्ट के जज एमएल तहलियानी ने भी मुंबई पुलिस से इस बात पर सवाल किया कि आखिर बैलिस्टिक रिपोर्ट ये प्रूव करने में कैसे असफल रही कि करकरे की हत्या किसकी गोली से हुई है, ये बात प्रूव क्यों नहीं हुई। सिर्फ बैलिस्टिक रिपोर्ट ही करकरे की हत्या के पीछे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात को पुख्ता नहीं करती, बल्कि बुलेट प्रूफ जैकेट की कहानी तो और भी दिलचस्प है। घटना के वक्त जिस बुलेट प्रूफ जैकेट को करकरे ने पहन रखा था, ये जैकेट जेजे अस्पताल से गायब हो गई, जहां करकरे का पोस्टमार्टम किया गया था। आज तक करकरे की ये जैकेट नहीं मिलती है। यहाँ बेहद महत्वपूर्ण सवाल करकरे के साथ शहीद होने वाले एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे की पत्नी विनीता कामटे भी उठाती है। विनीता कामटे के मन में अपने पति की हत्या के बाद से ही कुछ आशंकाएं चल रही थी, इसलिए उन्होंने आरटीआई से करकरे और कामटे वाली वैन और मेन कंट्रोल जो बातचीत कर रहा था इन दोनों के बीच की कॉल लॉग रिकॉर्ड्स को निकलवाया। विनीता ने 26/11 के दिन 100 नंबर पर गई इमरजेंसी कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाए। इस जानकारी को आरटीआई से निकलवाने में मुंबई पुलिस कमिश्नर की ऑफिस ने उन्हें इस ऑफिस से इस ऑफिस घुमाया। बार बार उनकी आरटीआई को रिजेक्ट किया जाता रहा। कभी कॉल लॉग रिकॉर्ड्स की सिर्फ फोटो कॉपीज को दिखाया जाता, न कि उनकी ओरिजिनल कॉपी दिखाई जाती, न फोटो कॉपी करने की उन्हें अनुमति दी जाती। अंततः 5 महीने की भागदौड़ के बाद अक्टूबर 2009 में जाकर विनीता कामटे ओरिजिनल कॉल लॉग रिकॉर्ड्स के दस्तावेज हासिल कर सकी। अब उन्होंने कॉल रिकॉर्ड्स की टाइमिंग्स, लोकेशन और ट्रांसक्रिप्ट्स मिलाई तो उन्हें चौंकाने वाले तथ्य मिले। इन तथ्यों के आधार पर ही उन्होंने टू द लास्ट बुलेट नाम की एक किताब लिखी, जो सीएसटी कामा रंगलीन प्रकरण की तथ्यात्मक जानकारी देती है और कंट्रोल रूम और करकरे और अशोक कामटे की वैन के इन कॉल रिकॉर्ड से कंट्रोल रूम की लापरवाही उजागर होती है। इन कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि रात के करीब 11:24 पर महाराष्ट्र एटीएस के चीफ ने कंट्रोल रूम से कहा कि जल्द से जल्द बड़ी संख्या में फोर्स भेजकर कामा अस्पताल के फ्रंट गेट के सामने से घेराबंदी कर ली जाए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हेमंत करकरे और उनकी टीम उस वक्त कामा अस्पताल के पिछले गेट की तरफ मौजूद थी, इसलिए हेमंत करकरे चाहते थे कि कामा अस्पताल के फ्रंट पार्ट को भी घेर लिया जाए तो आतंकवादियों को चौतरफा घेराबंदी हो जाएगी और वे भाग नहीं सकेंगे। करकरे ने कंट्रोल रूम को स्पष्ट कहा कि ये एक आतंकी हमला है, 2 गुटों के बीच की सामान्य गोलीबारी नहीं है, इसलिए तुरंत आर्मी को बुलाने का मैसेज भी भेज दिया जाए। लेकिन ना तो आर्मी को वक्त पर बुलाया गया और ना ही कंट्रोल रूम की तरफ से हेमंत करकरे की टीम को सपोर्ट करने के लिए कोई पुलिस टीम ही आई। साउथ मुंबई में स्थित कामा अस्पताल और सीएसटी स्टेशन वाला एरिया ऐसा एरिया नहीं है कि कोई सुनसान एरिया है, बल्कि वो एक पॉश एरिया था जहाँ पर्याप्त पुलिस फोर्स 24 घंटे उपलब्ध रहती है। विनीता कामटे ने अपनी किताब टू द लास्ट बुलेट में लिखा है, उस
उस वक्त सड़कों पर कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। मेन कंट्रोल रूम से कामा हॉस्पिटल के फ्रंट गेट तक आने में मात्र 2 मिनट का वक्त लगता। CST रेलवे स्टेशन से कामा अस्पताल आने में सिर्फ 2 मिनट लगते। साउथ रीजन पुलिस की ऑफिस से आने में मात्र 5 मिनट लगते, लेकिन करीब 1.25 घंटे तक कोई फोर्स करकरे और उनकी टीम की मदद करने के लिए नहीं आई और आतंकवादियों से लड़ने के लिए भी नहीं भेजी गई। करकरे करीब 35 मिनट पहले ही कंट्रोल रूम को कामा अस्पताल के फ्रंट साइड से फोर्स भेजने का आदेश दे चुके थे, लेकिन 35 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। अंततः करकरे और उनके साथियों ने तय किया कि उनके पास जितने भी संसाधन हैं वे अब उन संसाधनों के साथ ही अस्पताल में घुसकर ACP सदानंद दाते को निकाल कर लाएंगे। करकरे ने कामा अस्पताल के फ्रंट गेट से कामा अस्पताल में घुसने का प्लान बनाया। उन्हें यह भी लग रहा था कि उनके निर्देशानुसार कामा अस्पताल के फ्रंट पार्ट में कुछ फोर्स भेज दी गई होगी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि आतंकवादी फ्रंट गेट से निकलकर अब रंग भवन लेन पर छुपते छुपाते चल रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बात करकरे की टीम को नहीं पता थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंट्रोल रूम को नहीं पता थी। कॉल लॉग रिकॉर्ड्स के अनुसार स्थानीय लोगों ने कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर सूचित कर दिया था कि आतंकवादी रंग भवन लेन पर खुले में टहल रहे हैं, लेकिन कंट्रोल रूम की तरफ से ये सूचना करकरे की टीम तक नहीं पहुंचाई गई। जिस वक्त करकरे की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला किया उस वक्त रात के करीब 12:04 हो चुके थे। इस घटना में जीवित बचे कांस्टेबल अरुण यादव के अनुसार आतंकवादियों ने इन तीनों अफसरों के शवों को गाड़ी में से बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दिया और गाड़ी लेकर भाग गए। कॉल लॉग रिकॉर्ड न केवल पुलिस कंट्रोल रूम की लापरवाही और नेग्लिजेंस की तरफ इशारा करती हैं, बल्कि कुछ और सवाल भी छोड़कर जाते हैं। जैसे जिस वक्त तीनों अफसर घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए थे, उस वक्त पुलिस की 2 वैन इन घायल पुलिसकर्मियों के पास से गुजरी, लेकिन मदद नहीं की। टू द लास्ट बुलेट किताब के अनुसार एक पुलिस वैन तो जस्ट 3 मिनट के बाद ही गुजरी थी, लेकिन उसने इन पुलिस अधिकारियों की कोई मदद नहीं की। इसके करीब 40 मिनट के बाद एक और पुलिस वैन निकलती है, जमीन पर घायल पड़े पुलिस अफसरों को देखकर ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन इस वैन ने भी कोई मदद इन घायल अफसरों की नहीं की। कॉल लॉग रिकॉर्ड्स बताते हैं कि घटना के वक्त ही एक वायरलेस कॉल ने पुलिस कंट्रोल रूम को बताया कि एसपी ऑफिस के पास फायरिंग हो रही है, जो कि रंग भवन लेन के पास था एकदम। इस पर कंट्रोल रूम ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ ये कहा कि नोटेड। इसके बाद 12:25 पर भी कांस्टेबल अरुण यादव ने कंट्रोल रूम को कॉल करके क्वालिस गाड़ी पर हुए हमले के बारे में बताया और ये भी बताया कि ATS चीफ करकरे सालस्कर साहब और अशोक कामटे पर फायरिंग हुई है और दोनों आतंकी क्वालिस कार लेकर भाग गए। इस तरह के कई वायरलेस कॉल साउथ कंट्रोल और मेन कंट्रोल पर पहुंचती हैं। 100 नंबर पर भी स्थानीय लोगों ने सैकड़ों कॉल की, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। रात के 12:47 के करीब जाकर करकरे और उनके साथियों के लिए पहली मदद पहुंचती है। यहाँ से उन्हें अब JJ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये भी बड़ी वियर्ड बात थी कि 11:24 पर ही महाराष्ट्र एंटी टेरर स्क्वाड के चीफ ने आदेश दे दिया कि ये टेरर अटैक है और जल्दी से जल्दी अतिरिक्त फोर्स भेजी जाए और तुरंत अस्पताल के फ्रंट गेट की घेराबंदी की जाए। इसके बावजूद 12:47 तक करकरे की टीम को कंट्रोल रूम की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची, यानी करीब 1 घंटा 15 मिनट तक, वो भी उस जगह के लिए जहां कंट्रोल रूम से मात्र 2 मिनट में पहुंचा जा सकता था। कहीं ना कहीं विनीता कामटे की किताब टू द लास्ट बुलेट कुछ गंभीर सवाल तो खड़े करती ही है और ऐसे मुशर्रफ की किताब में दिए गए सवालों को और उनकी आशंकाओं को और अधिक गहराई करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे मुशर्रफ ने जो कहा है उसे ज्यों का त्यों मान लिया जाए। उनके ऐसे कई सवाल हो सकते हैं जिनके अगर जवाब दिए जाएं तो उनकी आशंकाएं शायद कम हो सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि जवाब दे कौन। पूर्व IG एस एम मुशर्रफ की किताब से प्रभावित होकर बिहार राज्य में विधायक रहे राधाकांत यादव ने अगस्त 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक PIL डाली, लेकिन 8 साल तक ये PIL पेंडिंग रही। जनवरी 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस PIL को डिस्पोज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर एक PIL डाली गई, लेकिन 5 जुलाई 2018 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस की री इन्वेस्टिगेशन करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26/11 मामले में जांच पहले ही हो चुकी है, कोर्ट की कार्रवाई भी चली और अंततः इस हमले में शामिल आतंकवादी को फांसी भी दी गई, इसलिए अब इस केस को ओपन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि हेमंत करकरे से जुड़े मामले में मैं SM मुशर्रफ के सभी सवालों से सहमत होता हूं या आपको होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं आशंका हैं तो उनके जवाब जरूर ढूंढे जाने चाहिए। SM मुशर्रफ और विनीता कामटे की किताबें कई गंभीर सवाल छोड़ती हैं, जिससे एक बार दिल में ये जरूर आता है कि क्या वाकई में हेमंत करकरे को मारने वाले आतंकी और मुंबई शहर पर हमले करने वाले आतंकी एक ही थे जैसा कि सरकार कहती है, या अलग अलग थे जैसा कि पूर्व IG SM मुशर्रफ कहते हैं। क्या कंट्रोल रूम ने करकरे की टीम को जानबूझकर मदद नहीं पहुंचाई, जानबूझकर लापरवाही की? जिस तरह सरकार अपने वर्जन में एक सीधी लाइन खींचती है, ये दोनों किताबें उस लाइन को उतना ही टेढ़ा मेढ़ा कर देती हैं, जो सवाल के जवाब को और अधिक मुश्किल कर देती हैं कि
हेमंत करकरे को किसने मारा। बहरहाल ये कहानी खत्म होती है। ये कहानी थी हेमंत करकरे की। ये कहानी थी उस नायक की जिसकी मालेगांव की जांच की कहानी 26/11 की रात को टीवी चैनलों पर प्रमुखता से दिखाई जा रही थी और उसी वक्त अचानक से फ्लैश आता है कि मुंबई पर हमला हुआ है और उसके कुछ घंटों के बाद ही पता चलता है कि हेमंत करकरे शहीद हो गए। ये कहानी फिलहाल यहीं खत्म होती है, लेकिन अगला एपिसोड इस बात पर होगा कि मालेगांव मामले की जांच के दौरान जो 3 लैपटॉप हेमंत करकरे को मिले थे, आखिर उनके अंदर क्या है हिंदू राष्ट्र की कहानी जिसे भारत में स्थापित करने के लिए एक सीक्रेट संगठन ने इजराइल, नेपाल और नागांव से बात की। इस लैपटॉप के अंदर की सीक्रेट मीटिंग्स की पूरी कहानी बताएंगे जिसके कारण हेमंत करकरे चर्चाओं में आए। क्या था उन फाइलों के अंदर जो करकरे की मौत के बाद दबा दी गई। तमाम सवालों के जवाबों को टटोलेंगे अगले एपिसोड में। अब सवाल आपसे कि आपको इस एपिसोड को लेकर क्या लगता है। दूसरा सवाल ये कि क्या आपको अगले एपिसोड का इंतजार है। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट अपने विचार बताने के लिए जरूर करें। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। नमस्कार।